हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल शिक्षा दिन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 12 और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आप सभी लोगों की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए इस साल। तो करते हैं हम अपना आज का चैप्टर शुरू। और शुरू करने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ। शिक्षा अध्ययन टेलीग्राम चैनल का नाम है। उसमें आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी और इस जो बुक की पीडीएफ है वो वहाँ पे डल चुकी है। ठीक है, जिसे चाहिए वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन मिडिल चाइल्डहुड। तो इसमें हमें करना है एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के, जैसे हाइट एंड वेट। ओके, और नेक्स्ट मेन चीज़ें ही कवर करेंगे। बाकी आप लोगों के पास बुक है ही। जिन्हें डिटेल में पढ़ना है वो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि मेन चीज़ें ही पढ़नी है इस बुक से। टूथ डेवलपमेंट एंड डेंटल केयर, ये देख लो कि जो प्राइमरी most of the adult teeth arrive early in middle childhood. The primary teeth begin to fall out at about 6 age and are replaced by permanent teeth at a rate of about 4 teeth per year for the next 5 years. समझ गए? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी टीथ बिगिन टू फॉल कौन सी एज में? तो 6 एज में। ठीक है, 6 ईयर्स में जब बच्चा 6 साल का हो जाता है। और रिप्लेस होता है परमानेंट टीथ किस रेट से? हर साल में 4 टीथ पर ईयर, हर साल में 4 टीथ आते हैं और ऐसे 5 सालों तक चलता रहता है ये रेट। ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट में changes in brain structure and functioning support his cognitive advances of middle childhood. Maturation and learning in middle childhood and beyond depend on fine tuning the brain's connection along with more efficient selection. ब्रेन स्ट्रक्चर बहुत ही, जो स्टडी होता है ब्रेन स्ट्रक्चर वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन एंड स्लीप। न्यूट्रिशन और स्लीप की बात करें तो स्लीप पैटर्न एंड प्रॉब्लम। जो स्लीप प्रॉब्लम्स है जैसे कि रेजिस्टेंस टू गोइंग टू बेड, इनसोम्निया, नींद ना आना, डे टाइम स्लीपीनेस आर कॉमन ड्यूरिंग दीज ईयर्स। मोटर डेवलपमेंट एंड फिजिकल प्ले। Motor skills continue to improve in middle childhood. By this age, however, children in most non-literate and transitional society to go to work. This plus more household labor, especially for girls. Recess time play, ये हम रफ एंड टम्बल प्ले हम स्टडी कर चुके हैं। रिसेस टाइम प्ले क्या होता है कि गेम्स स्कूल चिल्ड्रन प्ले एट रिसेस। रिसेस टाइम प्ले मतलब वो गेम्स जो बच्चे रिसेस के टाइम पे खेलते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं और स्पॉन्टेनियसली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो बच्चों के द्वारा। बॉयज प्ले मोर फिजिकल एक्टिव गेम्स खेलते हैं और जो गर्ल है वो फेवर गेम्स दैट इंक्लूड वर्बल एक्सप्रेशन और काउंटिंग अलाउड सच एज हॉप स्कॉच और जंप रोप। अब रफ एंड टम्बल प्ले हम देख चुके हैं। विग्रस प्ले इन्वॉल्विंग जिसमें रेसलिंग, हिटिंग, चेजिंग आती है, दैट अकम्पनीड बाय लाफिंग एंड स्क्रीमिंग, जिसमें लाफिंग और स्क्रीमिंग, ठीक है, हु अल्लाह ज़्यादा होता है, जिसमें रेसलिंग, हिटिंग, चेजिंग ये वाले गेम्स इन्वॉल्व होता है इसमें। और रफ एंड टम्बल प्ले सबसे ज़्यादा मिडिल चाइल्डहुड में ही खेला जाता है, पीक लेवल पे। ऑर्गेनाइज स्पोर्ट, वो स्पोर्ट जिन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है। When children outgrow rough and tumble play and begin playing games with rules, जब बच्चा गेम्स को रूल्स के साथ खेलता है ऑर्गेनाइज तरीके से, दैट इज ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स। जैसे फुटबॉल हो गया।
हेल्थ एंड सेफ्टी में ओवरवेट एंड बॉडी इमेज। बॉडी इमेज क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव एंड इवैल्यूएटिव बिलीफ अबाउट वंस अपीयरेंस। खुद के अपीयरेंस के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव और इवैल्यूएटिव बिलीफ बनाना, दैट इज बॉडी इमेज, कि हम कैसे दिख रहे हैं, हाउ वन बिलीव्स वन लुक्स। कॉज ऑफ ओवरवेट, नेक्स्ट इनएक्टिविटी मेजर फैक्टर है ओवरवेट का। Television viewing appears to be an important indicator of number of lifestyle behavior likely to promote inactive और obesity increase करती है। Childhood overweight बहुत ही serious concern है। These children are at risk of behavior problem, depression and low self-esteem। उनमें low self-esteem भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें होती है। हाई बीपी हो जाता है, हार्ट डिसीज के चांसेस है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, डायबिटीज़। क्या क्या प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट हो सकते हैं ओवरवेट के, वो इसमें आप पढ़ सकते। एक्यूट मेडिकल कंडीशन, एक्यूट मतलब बहुत ही शॉर्ट समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए। ओकेजनल इलनेस दैट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहती है वो बीमारियाँ, ठीक है। तो एक्यूट मेडिकल कंडीशन जैसे इन्फेक्शन हो गए। क्रॉनिक मेडिकल, क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक बीमारी रही, रिकरेंट फिजिकल डेवलपमेंट, बिहेवियरल या फिर इमोशनल कंडीशन दैट रिक्वायर स्पेशल हेल्थ सर्विस। अस्थमा की बात करें तो अस्थमा वाला ये क्वेश्चन आया है PYQ में, और सेम लाइन उठाई गई है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी, यहाँ से क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन अटैक ऑफ कफिंग, वीजिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डायबिटीज देख लो। डायबिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीजेस स्कूल एज चिल्ड्रन में। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, बहुत ही कॉमन है ये चाइल्डहुड में। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है इसमें ब्लड में, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव इंसुलिन प्रोडक्शन, इन इफेक्टिव इंसुलिन एक्शन और बोथ। चाइल्डहुड हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर वंस वाज रिलेटिवली रेयर इन चाइल्डहुड, बहुत ही कम होता है बच्चों में, बट इट हैज़ बीन टर्म्ड एज इवॉल्विंग एपिडेमिक ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क स्पेशली अमंग एथनिक माइनॉरिटीज। स्टार्टरिंग की बात करें तो इनवॉलेंट्री फ्रीक्वेंट रिपीटिशन और प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड और सिलेबल, ठीक है। स्टार्टरिंग इज अटक अटक की बात करना, ठीक है। रिपीटिशन होता है इसमें, प्रोलॉन्गेशन होता है साउंड और सिलेबल्स का। तो स्टार्टरिंग इज involuntary audible or silent repetition or prolongation of sounds or syllables. It usually begins between 2 to 5 years, ठीक है। एक सेकेंड, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो हकलाना, ठीक है। नेक्स्ट, भाई डेफिनेशन जरूर याद रखना इसकी स्टटरिंग की। इनवॉलेंट्री ऑडिबल और साइलेंट रिपीटिशन और प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड्स और सिलेबल्स। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ कॉमन इमोशनल डिस्टर्बेंस। डिसरप्टिव कंडक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। DCD या फिर ODD की फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है भाई, ये ODD इज अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ओके। ODD की फुल फॉर्म है ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, और ये क्या होता है? ये आपका होता है पैटर्न ऑफ बिहेवियर परसिस्टिंग इनटू मिडिल चाइल्डहुड मार्क्ड बाय नेगेटिविटी, हॉस्टिलिटी एंड डेफिएंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा डिसओबीडियंस का, ठीक है, कि बच्चा इसमें ओबीडियंट नहीं है। डेफिएंस मतलब बहुत नेगेटिव दिखेगा आपको इसमें, और इसमें आपको जो है जो बिहेवियर का जो पैटर्न है वो आपको
बहुत ही डिफरेंट लगेगा, ठीक है। टेम्पर लूज कर देगा, इसमें बच्चा चीज़ों को छीनता हुआ नजर आएगा, स्नैच कर लेगा चीज़ों को, दूसरों पर ब्लेम डालेगा, बहुत ही गुस्से में नजर आएगा, आर्ग्यू करेगा, फाइट करेगा। तो ये होते हैं ओडीडी के सिम्टम्स, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ठीक है। CD conduct behavior, repetitive persistent pattern of aggressive antisocial behavior violating societal norms और right of others। तो conduct behavior का मतलब होता है जो societal norms या फिर rights को violate करता हुआ नजर आए, एंटी सोशल बिहेवियर एक तरीके से जो शो करे, ठीक है। जैसे एग्रेसिव एंटी सोशल एक्ट जैसे ट्रुएंसी, भाग जाना, सेटिंग फायर, हैबिचुअल लाइंग, हमेशा झूठ बोलना, लड़ना, बुली करना, चोरी करना, डिस्ट्रॉय, वेंडलिज्म डिस्ट्रॉय समथिंग, असोल्ट, ड्रग और एल्कोहल का यूज करना। तो ये होते हैं सीडी के सिम्टम्स। तो जिनमें ओडीडी होता है उनमें सीडी होने के भी चांसेस होते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर। नेक्स्ट सोशल फोबिया, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया, स्कूल फोबिया, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर और सोशल फोबिया। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पूछे जाते हैं भई, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, चाइल्ड children with social phobia have एन अनरियलिस्टिक फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल। जैसे छोटे छोटे बच्चों में फोबिया होता है, नहीं हम स्कूल में नहीं जाएंगे, रोते हैं स्कूल में जाने के लिए। सम चिल्ड्रन हैव रियलिस्टिक रीजन टू फियर गोइंग टू स्कूल। कभी कभार क्या होता है कि उनके स्कूल ना जाने के पीछे भी रीजन होता है, रियलिस्टिक रीजन होता है। अ सार्कास्टिक टीचर, और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, सार्कास्टिक टीचर, ओवरली डिमांडिंग वर्क, और अ बुली इन स्कूल यार्ड। इन सच केस इन्वायरमेंट में नीड चेंजिंग नॉट द चाइल्ड। तो इस केस में बच्चों को बदलना नहीं है, इस केस में उस इन्वायरमेंट को बदलना चाहिए। तो सोशल फोबिया में बी अ टाइप ऑफ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, और इसकी वजह से सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अ कंडीशन इन्वॉल्विंग एक्सेसिव एंजाइटी फॉर एटलीस्ट 4 weeks कंसर्निंग सेपरेशन फ्रॉम होम और फ्रॉम पीपल टू whom द चाइल्ड इज अटैच्ड। तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर समझ आ गया, वो कंडीशन जिसमें एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी नजर आएगी, जिसमें सेपरेशन फ्रॉम होम और फ्रॉम पीपल टू होम अ पर्सन इज अटैच्ड, जिससे बच्चा अटैच्ड होता है, जब उससे सेपरेट होता है बच्चा घर या फिर लोगों से, तो दैट इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद आता है सोशल फोबिया की, तो एक्सट्रीम फियर और अवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशन। सोशल फोबिया मतलब जिसको सोशल सिचुएशन से कांटेक्ट करने में फियर होता है, ठीक है। तो वो सोशल सिचुएशंस को वो बच्चा जो है अवॉइड ही करता है, ठीक है। जैसे सोशल एंजाइटी, सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी, एक्सट्रीम फियर और अवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशन सच एज स्पीकिंग इन क्लास और मीटिंग एन एक्वेंटेंस ऑन द स्ट्रीट। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जा रहे हो आप सड़क पे और सामने से कोई बोल पड़े, तो तभी भी तो सोशल एंजाइटी होती है ना कि क्या बोलेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब कोई उस चीज़ से भी बचता है, या फिर क्लास में पूरी क्लास के सामने खड़ा होकर बोलना, उस चीज़ से बचना, तो वो होता है सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी, जब आप भरी सभा में बोलने से हिचकिचाते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर विच इज़ नॉट फोकस्ड ऑन एनी स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। तो एंजाइटी नॉट फोकस्ड ऑन एनी सिंगल टारगेट, वो एंजाइटी जो सिर्फ एक सिंगल टारगेट पे फोकस नहीं करती है। जैसे खुद को इसमें आ गए वरी अबाउट जस्ट अबाउट एवरीथिंग। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे बच्चा बहुत वरी करता है उनको सोच के, जैसे स्कूल ग्रेड्स, स्टॉर्म्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, खुद को हर्ट करना ऑन द प्लेग्राउंड, अमाउंट ऑफ गैस इन द टैंक। Obsessive compulsive disorder is anxiety aroused by repetitive intrusive thoughts, image or impulse, often leading to compulsive ritual behaviors. So those with this disorder may be obsessed with repetitive intrusive thoughts, images or impulse, or may show compulsive behavior such as constant hand washing or both। जैसे इसमें जब बच्चा जो है रिपीटिव एक एक्शन को बार बार करता रहता है, जैसे कोई चीज़ सही जगह ना रखी हो तो उसको सेट करना, अपने बार बार हैंड वॉश करना गंदे हो जाने के बाद, तो दैट इज ओसीडी, ऑब्सेसिव, किसी चीज़ से रिलेटेड बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास चाइल्डहुड डिप्रेशन है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं यहीं, और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है क्लास को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और थैंक यू। ऑर्डर ऑफ मूड दैट गोज बियॉन्ड नॉर्मल टेम्पररी सैडनेस।
तो चाइल्डहुड डिप्रेशन मीन्स वो डिसऑर्डर ऑफ मूड जो नॉर्मल से बहुत ही अलग है। टेम्पररी इसमें सैडनेस रहती है। डिप्रेशन इज एस्टिमेटेड टू अकर इन 2% ऑफ एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। और एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन की बात करें तो उनमें 2% बच्चों को जो है चाइल्डहुड डिप्रेशन देखा गया है उनमें। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इनएबिलिटी टू हैव फन और कंसंट्रेट, फैटीग, एक्सट्रीम एक्टिविटी और एपैथी, क्राइंग, स्लीप प्रॉब्लम, वेट चेंज, physical complaints, feeling of worthlessness, a prolonged sense of friendlessness, frequent thought about death or suicide। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है? जैसे individual psychotherapy, a therapist sees a child one-on-one to help the child gain insight in his or her personality and relationship, or to interpret feeling and behavior. Such treatment may be helpful at a time of stress, death of parent or parental divorce। तो इंडिविजुअल से ही पता चल रहा है वो साइकोथेरेपी जो वन ऑन वन दी जाती है। और फैमिली थेरेपी की बात करें तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन विच थेरेपिस्ट सीज द होल फैमिली टुगेदर टू एनालाइज पैटर्न ऑफ फैमिली फंक्शनिंग। फैमिली थेरेपी होती है जिसमें वो ट्रीटमेंट जिसमें थेरेपिस्ट पूरी फैमिली को देखता है, एनालाइज करता है उनके फंक्शनिंग को। बिहेवियर थेरेपी की बात करें तो थेरेपी दैट यूजेस प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थ्योरी टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है कि अनडिजायरेबल बिहेवियर्स को एलिमिनेट किया जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसके बाद आर्ट थेरेपी इज therapeutic approach that allows a person to express troubled feeling without words using a variety of art material और media। important है, ये आई हुई है PYQ में। ठीक है। प्ले थेरेपी की बात करें तो थेरेपेटिक अप्रोच दैट यूजेस प्ले टू हेल्प चाइल्ड कॉप विद इमोशनल डिस्ट्रेस। बहुत ईजी लैंग्वेज है, समझ जाओगे। और ड्रग थेरेपी होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू ट्रीट इमोशनल डिसऑर्डर। तो ड्रग थेरेपी जिसमें आप इमोशनल डिसऑर्डर को ट्रीट करते हो। ठीक है। तो फैमिली थेरेपी हो गया, इंडिविजुअल थेरेपी हो गया, बिहेवियर हो गया, आर्ट हो गया, प्ले हो गया और ड्रग हो गया। आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे चैप्टर 13 और चैप्टर 13 का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड, जिसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। पियाजेन अप्रोच, IPA, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, अटेंशन मेमोरी प्लानिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें।